हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। अब इस एक्सरसाइज में जो जो कंटेंट है वह मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन की तरफ। तो आइए समझते हैं कि 1.3 में कौन कौन सा कंटेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो देखिए, द वर्ड्स देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। तो देयर एग्जिस्ट और ऑल, फॉर ऑल, इसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट वर्ड को हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं और इसका सिंबल है उल्टा ई। कैसे ध्यान में रखेंगे? उल्टा ई। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है फॉर ऑल वर्ड के लिए और इसका सिंबल होता है उल्टा ए। इसके बाद देखिए, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हम किसको बोलेंगे? तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब आपको याद रखना है, देखिए, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया है वह स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है अगर उस कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर उस कलेक्शन का कोई एक भी ऑब्जेक्ट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाला जो स्टेटमेंट होगा वह फॉल्स हो जाएगा। और सेकंड चीज ध्यान में रखना, अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है जिसमें हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया है, वह ट्रू हो सकता है अगर कोई तो भी एक, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, और ये फॉल्स होगा इफ नो ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है क्या नहीं, जब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे इसके तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखिए, दो क्वांटिफायर होते हैं, एक होता है एग्जिस्टेंशियल, दूसरा होता है यूनिवर्सल। एग्जिस्टेंशियल मतलब देयर एग्जिस्ट और यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, और उनके सिंबल बस ध्यान में रखिए। मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये क्या चीज है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है ड्युअलिटी। तो ड्युअलिटी में कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से कुछ चीजें को बस रिप्लेस करना है। तो देखिए, एंड को हम रिप्लेस करेंगे और से, और को रिप्लेस करेंगे एंड से, ट्रू को फॉल्स से, फॉल्स को ट्रू से, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से और कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से। तो ड्युअलिटी में बस आपको इतना याद रखना है, ये जो 6 चीज दिख रहे हैं बस इन्हें रिप्लेस करना है, बाकी किसी को हमें रिप्लेस नहीं करना है। ये भी आपको क्वेश्चन के जरिए समझ जाएगा। इसके बाद देखिए, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? अगर दो हमने सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव के मदद से ज्वाइन किया तो हम उन्हें बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इनके हमें निगेशन पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले आता है एंड वाला, एंड को हम कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन वाले का अगर हमें निगेशन देखना है तो बहुत सिंपल है, निगेशन पहले वाले को भी लगेगा, निगेशन दूसरे वाले को भी लगेगा और ये सिंबल चेंज हो जाएगा, एंड बन जाएगा और। ऐसे ध्यान में रखना, जब P और Q को निगेशन लगेगा तो निगेशन दोनों को लगेगा, निगेशन P निगेशन Q, और बन जाएगा एंड। तो और एंड का ध्यान में रखना कि दोनों को निगेशन लगेगा और बस सिंबल चेंज हो जाएंगे, और बनेगा एंड, एंड बनेगा और। फिर देखिए, P इंप्लाइज Q को अगर हम निगेशन लगाएंगे तो इसका निगेशन क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज, इंप्लाइज वाला साइन बनेगा एंड, और सेकंड को निगेशन लगेगा। इस प्रकार ध्यान में रखना। तो देखिए, फोर्थ क्या है? निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q। तो P डबल इंप्लाइज Q में कैसे ध्यान रखना है? एक बार P एज इट इज एंड निगेशन Q, बीच में और साइन रहेगा। फिर दूसरे बार में क्या करेंगे? Q एज इट इज, निगेशन P को, और वहां पे साइन रहेगा एंड। और लास्ट है निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा P। अगर डबल निगेशन एक साथ आते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएगा। इसके बाद देखिए, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव है। तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव हम इंप्लाइज वाले स्टेटमेंट के निकालते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालिए। तो देखिए, आपको स्टेटमेंट को P इंप्लाइज Q में रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले। अब P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q का उल्टा कर दो, Q इंप्लाइज P, वो हो गया कन्वर्स। इनवर्स में क्या करना है? दोनों को निगेशन लगा देना है। P इंप्लाइज Q को दोनों साइड निगेशन लगा देंगे, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q।
और कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या करना है, P इम्प्लाइज Q को पहले उल्टा कर देंगे, Q इम्प्लाइज P और दोनों साइड निगेशन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो ये टॉपिक है, इनको ध्यान में रखिए। अब हम इन्हें क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के तरफ। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको देखिए एक सेट दिया गया है a, जिसमें ये कुछ वैल्यू है और हमें क्या करना है, यहाँ कुछ सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन को देखिए, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का कहना है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। अब ये x का मतलब है ये नंबर्स, x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है, x सेट a के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का कहना है कि देयर एग्जिस्ट x इन a सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस सेट में कुछ x ऐसे हैं कि x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, x माइनस 8 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो देखिए सेट A में 9 है, इसका मतलब सेट A का 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे पहले समझिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 9, फॉर x इक्वल्स टू 9 x 9 minus 8 equals to 1. Therefore x equals to 9 satisfy x minus 8 equals to 1। तो x equals to 9 जो नंबर है, x minus 8 equals to 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि इस सेट में से एटलीस्ट 1 तो भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। देखिए सेकंड क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि a के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, तो a के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब x स्क्वायर प्लस x करेंगे तो आंसर इवन नंबर आएगा। तो हर एक को हम चेक करते हैं। देखिए पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 प्लस 3 करेंगे 12, इवन नंबर है। फिर 5 को लेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30, ये भी इवन नंबर है। 7 को लेंगे, 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 56 भी इवन नंबर है। फिर 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस 9 हो जाएगा 90, 90 भी इवन नंबर है। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 प्लस 11 करेंगे तो 132 बनेगा, ये भी इवन नंबर है। फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44 प्लस 2 हो जाएगा 46 एंड 10 156। तो 156 भी क्या है, इवन नंबर। मतलब ए के सारे ऑब्जेक्ट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये कह क्या रहा है कि फॉर ऑल एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर। तो यहाँ पे पूरा एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए satisfy that x square plus x is even number। अभी सभी के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t।
अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया रहता तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ हो गई रहती। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अब एक्स स्क्वायर लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव नंबर। तो देखिए इसका कहना यह है कि इस ए के कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर लेस देन 0 आएगा। तो हमें पता है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वह हमेशा पॉजिटिव आता है, वो चाहे नंबर निगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, हर नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। और ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो ये गलत बोल रहा है। आप कोई भी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इज लेस देन 0, क्या 9 0 से छोटा है, नहीं है। तो सारे वैल्यू, कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नो एक्स बिलोंग्स टू ए satisfies that x square less than 0। therefore given statement क्या लिखेंगे हम, given statement is false, therefore its truth value is f। अगर कोई एक नंबर ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया रहता तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आ गई रहती, पर कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ क्या बोल रहा है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज एन इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब x इज इवन नंबर, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स a के इवन नंबर है। तो देखिए 3, 5, 7, 9, 11 ये तो ऑड नंबर है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 12 ही इवन नंबर है, और इसका कहना है कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स इवन नंबर है। तो यहाँ पे सिर्फ 12 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये बोल रहा है पूरा करना चाहिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे हम, देखिए only x equals to 12 satisfy that x is an even number, therefore given statement is false, therefore its truth value is F। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40। तो यहाँ पे देखिए कुछ x ऐसे हैं जो 3x प्लस 8 करने से ग्रेटर देन 40 आंसर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे 3 को रखते हैं, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17, 17 इज नॉट ग्रेटर देन 40। फिर 5 को पकड़िए, 5 या 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 भी 40 से बड़ा नहीं है। फिर 7 को यहाँ रख के देखते हैं, तो 3 गुना 7 21 होगा, प्लस 8 29, 29 भी 40 से ग्रेटर नहीं है। इसके बाद 9 को पकड़िए, 9 या 27, 27 और 8 करेंगे तो 35, 35 भी 40 से बड़ा नहीं है। इसके बाद 11 को पकड़ते हैं, तो 11 या 33, 33 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, और 41 ग्रेटर देन 40 है, यानी ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 12 भी करेगा, अगर 11 ने कर लिया तो 12 भी करेगा। तो यहाँ पे 11 और 12 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फिफ्थ, x इक्वल्स टू 11 एंड x इक्वल्स टू 12 सेटिस्फाई दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, यानी ये दो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट में हमें बस इतना चेक करना है कि कोई एक तो भी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ तो दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है इसका कहना बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू
therefore its truth value is t। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 40, यानी कि a के सारे ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब हम चेक करते हैं, पहले 3 को पकड़िए, 2 तिया 6, 6 प्लस 9 कितना होता है 15, 15 ग्रेटर देन 14 है। फिर उसके बाद 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 और 9 19। फिर देखिए नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है कि सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 कर रहा है तो उससे बड़े नंबर भी करेंगे, ऑलरेडी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली ऑल x बिलोंग्स टू a satisfy that 2x plus 9 greater than 14, therefore given statement is true, therefore its truth value is t। तो आई होप आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया होगा क्वांटिफायर का यूज क्या है। बस क्वांटिफायर में एक ही क्वेश्चन आएगा कि ट्रूथ वैल्यू निकालिए, तो देयर एग्जिस्ट में ध्यान रखना कोई तो भी एक वैल्यू ने दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सारी वैल्यू भी करती है तो अच्छी बात है, पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं कर रही है सेटिस्फाई, उसी केस में वो फॉल्स होगा। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या याद रखना है, सारे के सारे वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर किसी एक ने भी नहीं किया तो वह फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ड्यूअल बिल्कुल फोकट के मार्क देखी जाएगा आपको, ड्यूअल में कुछ करना ही नहीं है आपको, बस आपको याद रखना है वह 6 चीजें, एंड को और में, और को एंड में, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में, स्मॉल टी को स्मॉल सी में, स्मॉल सी को स्मॉल टी में कन्वर्ट करना है। बस इतनी चीज याद रखना है, और किसी भी सिंबल को, किसी भी लेटर्स को छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ड्यूअल आपको बिल्कुल फोकट के मार्क देखे जाएगा। देखिए अब इसका हमें आंसर लिखना है, पी और क्यू एंड आर का। तो इसका आंसर क्या होगा, एंड और एंड को ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज। तो इसका आंसर क्या होगा, पी और बनेगा एंड, क्यू एंड बन जाएगा और आर। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। अब इसका ड्यूअल क्या होगा, देखिए पी एज इट इज, एंड बना और, क्यू एंड बना और आर, हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, पी एंड का और का एंड, क्यू एंड का और का एंड, एस। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ देखिए पी एंड बनेगा और, निगेशन जैसा है वैसे ही रखना, निगेशन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, तो ये हो जाएगा निगेशन क्यू। अब इसका देखिए क्या होगा, निगेशन पी और बनेगा एंड, क्यू एंड बनेगा और, निगेशन आर एंड बनेगा और एस। देखिए इसका क्या बनेगा, निगेशन पी एंड और में बनेगा, निगेशन क्यू एंड और बनेगा, पी और क्यू को पी एंड क्यू लिखेंगे, एंड बनेगा और, निगेशन आर। जैसा ब्रैकेट है बिल्कुल वैसा करना, बस आपको एंड और स्मॉल टी स्मॉल सी को ही बदलना है। यहाँ पे देखिए क्या है, निगेशन पी एंड क्यू एंड का और, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन एस। इसका देखिए क्या होगा, अब यहाँ स्मॉल सी है तो स्मॉल सी का बनेगा स्मॉल टी और का एंड, ब्रैकेट जैसा है वैसा, पी एंड का और, क्यू और का एंड, स्मॉल आर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए निगेशन पी और का एंड, क्यू एंड का बनेगा और, आर एंड का और, टी का सी। और लास्ट देखिए क्या है, पी और का एंड, क्यू और का एंड और सी का स्मॉल टी। तो देखिए कितना आसान था ड्यूअल।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द निगेशंस ऑफ फॉलोइंग। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इनके निगेशन हमें लिखने हैं। तो देखिए आपको निगेशन का रूल पता होना चाहिए, निगेशन ऑफ एंड और इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज ये हमने सीखा है, तो हम उसको यूज करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है ये, फर्स्ट x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 = 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसे p और q मान लेना है, तो हमने इससे पहले भी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट और के पहले वाले को मान लेंगे p हो जाएगा x + 8 ग्रेटर देन 11, q हो जाएगा y - 3 = 6। अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज p। अब देखिए और दिया है इसलिए ये साइन यूज होगा p और q। अब p और q का आपको निगेशन पता है, p और q का निगेशन क्या होगा, निगेशन p एंड निगेशन q। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर निगेशन ऑफ p और q इज निगेशन p, और का होगा एंड, और q का हो जाएगा निगेशन q। ये हो गया। अब वापस से हमें इसको जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है वैसे ही फॉर्म में लिखना है। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा, x - 8 क्या है, +8 है, x + 8 ग्रेटर देन 11। अच्छा निगेशन p है, तो निगेशन p का मतलब क्या होगा, इसका निगेशन लेना है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, और का एंड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एंड, और फिर निगेशन q है, तो q हमने माना है y - 3 = 6, तो हमें इसको निगेशन q लिखना है, तो हो जाएगा नॉट। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या है, 11 < 15 एंड 25 < 20। तो यहाँ पे एंड है, एंड वाले के एंड से पहले वाले को मान लेंगे p, लेट p मतलब हो जाएगा 11 < 15 और q मतलब हो जाएगा 25 < 20। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ पे एंड यूज हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म p एंड q। और निगेशन क्या होता है p एंड q का, निगेशन ऑफ p एंड q इज, अब देखिए p एंड q का निगेशन क्या होता है, निगेशन p और निगेशन q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निगेशन p और निगेशन q, इसीलिए निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या है, निगेशन p और q। तो p हमने माना है 11 < 15, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, 11 नॉट < 15। अब ये बन गया, और फिर क्या है, निगेशन q है 25 < 20, तो निगेशन q क्या बनेगा, 25 नॉट < 20। तो ये हो गया इसका निगेशन। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो देखिए इफ एंड ओनली इफ के पहले वाले को p मानेंगे और बाद वाले को q। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, लेट p हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर, और q हो जाएगा इट इज अ रोम्बस। इट का मतलब क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल ही, इट नहीं लिखना। q का मतलब हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब यहाँ इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा p डबल इम्प्लाइज q, और निगेशन
ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? पी डबल इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या बताया था मैंने? पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पी को। पी क्या है? तो सबसे पहले लिख देना निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या आएगा? पी मतलब ये क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर, फिर है एंड निगेशन क्यू, तो क्यू है क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अब देखिए, हमने एक बार क्वाड्रिलैटरल लिख दिया तो इसके बाद इट यूज कर सकते हैं। तो निगेशन क्यू लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट रोम्बस, इट इज नॉट रोम्बस। फिर और फिर लिखना है क्यू, फिर से क्यू स्टार्टिंग है तो क्वाड्रिलैटरल लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस एंड फिर क्या है? निगेशन पी, तो पी हमने ये माना है तो निगेशन पी क्या होगा? क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर। तो हमने स्टार्टिंग में क्वाड्रिलैटरल वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे इट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज नॉट स्क्वायर। ये हो गया इसका निगेशन। अब फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे एंड यूज हुआ है तो एंड के पहले वाला पी, बाद वाला क्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? लेट पी मतलब इट इज कोल्ड और क्यू मतलब, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एंड के बाद क्या लिखा है? रेनिंग। तो डायरेक्ट क्यू में रेनिंग नहीं लिखना, इट इज रेनिंग लिखना, इट इज रेनिंग। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पी एंड क्यू। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू और निगेशन क्या होगा? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज, पी एंड क्यू का निगेशन होता है निगेशन पी और निगेशन क्यू। यहाँ लिखेंगे हम निगेशन पी और निगेशन क्यू। इसके बाद देखिए, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या बनेगा? निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन पी, पी हमने माना इट इज कोल्ड तो निगेशन पी क्या होगा? इट इज नॉट कोल्ड। फिर और निगेशन क्यू को क्या लिखेंगे? नॉट रेनिंग। तो हम देखिए, अगर और यूज हुआ है और दोनों साइड नॉट लगाना है तो हम नाइदर नॉर यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज नाइदर कोल्ड, इट इज नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग। इसके बाद देखिए, फिफ्थ नंबर क्या है? इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो इतना आप पहले लिख लीजिए, बाद में मैं और आपको समझाता हूं। तो देखिए, फिफ्थ क्या है? इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फिफ्थ नंबर का लेट पी मान लेंगे हम, इफ के बाद वाले को पी लिखते हैं तो इट इज रेनिंग, पी हो जाएगा इट इज रेनिंग। तो देखिए, देन के बाद क्या है? वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट बन रहे हैं। देखिए, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो वी विल गो को मानेंगे क्यू और प्ले फुटबॉल को मानेंगे आर। तो देखिए, पी मान लिया, क्यू मान लेंगे, वी विल गो और आर क्या मानेंगे? प्ले फुटबॉल। तो डायरेक्ट हम प्ले फुटबॉल नहीं लिखेंगे, वी प्ले फुटबॉल लिखेंगे, वी प्ले फुटबॉल। तो देखिए, इसका निगेशन क्या होगा? सॉरी, पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? देखिए, इफ इट इज रेनिंग मतलब क्या आएगा? पी इम्प्लाइज,
फिर देन के बाद क्या है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो वी विल गो मतलब क्यू एंड आर, तो ये बन जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका निगेशन देख लेते हैं, देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका निगेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको निगेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज का बनता है एंड, और इसको निगेशन लगेगा Q एंड R, फिर निगेशन P एज इट इज एंड एज इट इज, और इसको सॉल्व करेंगे तो एंड का रूल क्या होता है, पहले को भी निगेशन लगेगा, एंड बनेगा और दूसरे को भी निगेशन लगेगा, तो ये हो गया इसका निगेशन। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे, तो वर्ड्स में क्या आएगा, देखिए निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए निगेशन P, तो इसको हम लिखेंगे इट इज, अच्छा एक मैंने मिस्टेक किया, P इम्प्लाइज Q एंड R को जब निगेशन लगता है तो इम्प्लाइज में फर्स्ट एज इट इज रहता है, मतलब P को निगेशन नहीं लगेगा। P इम्प्लाइज Q एंड R में P को निगेशन नहीं लगेगा, इसको निगेशन लगेगा, और इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। तो देखिए इट इज P एज इट इज लिखेंगे, इट इज रेनिंग, उसके बाद क्या है एंड, और यहाँ क्या है देखिए निगेशन Q और निगेशन R, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी विल नॉट गो, उसके बाद आएगा और निगेशन आर, वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये हो गया इसका निगेशन। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर, तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें एंड और इफ एंड ओनली या इफ देन यूज नहीं हुआ है, तो P Q मान के सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखिए 5th का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 नंबर का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, √2 इज रैशनल नंबर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। फिर देखिए 7th नंबर क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है, ये भी एक सिंगल है। हाँ एक चीज याद रखना, ऑल या सम से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन आए तो ऑल को हम सम लिखते हैं और नॉट लगाएंगे, अगर सम से स्टार्ट हुआ है तो उसका निगेशन बनेगा ऑल और नॉट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, इसकी शुरुआत ऑल से हुई है तो इसका निगेशन में हम लगाएंगे सम, तो इसका निगेशन क्या होगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर लिखेंगे। तो 7th वाले का आंसर होगा ऑल नेचुरल, सॉरी ऑल है तो सम हो जाएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। इसके बाद देखिए 8 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए क्वांटिफर वाले स्टेटमेंट होंगे तो क्वांटिफर में क्या याद रखना, ऑल वाला क्वांटिफर दिया है तो देयर एग्जिस्ट वाले में कन्वर्ट करना, और देयर एग्जिस्ट वाला दिया है तो ऑल वाले में। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब देखिए जब भी देयर एग्जिस्ट यूज होगा तो सच दैट वर्ड लगाना, तो इसके बाद हम लिखेंगे सच दैट n² + n+2, और ये जो स्टेटमेंट है इसको निगेटिव बनाना, तो यहाँ पे लिखा है इज डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसके बाद देखिए 9th नंबर क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 < 20। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है तो इसको हम निगेशन लिखते हो किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर ऑल में, और ये जो पार्ट है पॉजिटिव है तो निगेटिव में कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 9 नंबर का आंसर होगा देयर एग्जिस्ट का बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखिए देयर एग्जिस्ट के साथ सच दैट होता है, ऑल के साथ सच दैट नहीं होता। अब आंसर हम ऑल में लिख रहे हैं तो सच दैट नहीं लिखेंगे,
तो इसको क्या लिखेंगे सीधा, x माइनस 17 नॉट लेस देन 20। ये हो गया इसका आंसर। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हमने कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव पढ़ा हुआ है। पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया रहेगा P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में, उसका कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P, इनवर्स होगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, और कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो देखिए सबसे पहले हमें दिए गए स्टेटमेंट को P और Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट P हम मान लेंगे x लेस देन y और Q मान लेंगे x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज, क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q। अब इसका कन्वर्स लिखना है। तो देखिए कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या हो जाता है, P इम्प्लाइज Q का होता है Q इम्प्लाइज P। अब इसको वर्ड्स में ही लिखना है। तो वर्ड्स में हम क्या लिखेंगे, पहले Q को बाद में P को। तो Q क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब देखिए ये इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज में याद रखना इफ और देन लगता है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ, पहले Q को लिखना, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर को, देन P को लिखना, मतलब x लेस देन y को। इसके बाद देखिए इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो इसका क्या होगा, देखिए इफ निगेशन P, तो P क्या है, x लेस देन y, तो इसका निगेशन क्या होगा। अब देखिए लेस देन ग्रेटर देन अगर ये यूज होते हैं, उनको निगेशन में लाना है, तो लेस देन है तो हम नॉट लेस देन लगा सकते हैं या फिर ग्रेटर और इक्वल लगा सकते हैं। तो इफ निगेशन P है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो x नॉट लेस देन y या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू y लिख देंगे। देन निगेशन Q क्या होगा, इसका उल्टा एक्स स्क्वायर, लेस का क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। फिर इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव देखिए क्या होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो इसका क्या हो जाएगा, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देन x ग्रेटर और इक्वल्स टू y। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट लिटरेट। अब देखिए यहाँ पे इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जहां से इफ स्टार्ट होता है उसके बाद वाले को हमेशा हम P मानते हैं और रिमेनिंग को Q। तो देखिए यहाँ से इफ के बाद क्या है, द वुमन इन इट इज लिटरेट, तो हम P को क्या मानेंगे, लेट P मतलब द वुमन इन इट इज लिटरेट, और Q को क्या मानेंगे, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा, P इम्प्लाइज Q। अब इसका कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P, दैट इज Q इम्प्लाइज P। तो Q क्या है, देखिए अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, और P है द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो इसको अगर हम वर्ड्स में लिखे तो क्या होगा, इफ, पहले Q को लिखना है, इफ अ फैमिली बिकम्स literate, then the woman in it is literate। इसके बाद आएगा इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, देखिए निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो इसका निगेशन P क्या होगा, देखिए द वुमन, सॉरी, इफ द वुमन in it is
अब देखिए निगेशन पी है तो नॉट लगेगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो इसके बाद लगेगा नॉट लिटरेट, देन अ फैमिली, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डज नॉट लगाएंगे, तो अ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, और इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, निगेशन क्यू implies negation P, that is Q क्या है, अब फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो निगेशन Q क्या होगा, और शुरुआत याद रखना इफ और देन होना ही चाहिए, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट देन the woman in it is not literate। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो थर्ड वाले का देखिए जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, थर्ड फोर्थ दोनों आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ। देखिए थर्ड वाले में पी किसको मानना है, इफ के बाद वाले को, तो पी क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और क्यू क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q, तो इसका कन्वर्स होगा Q implies P, जिसका मतलब होगा Q है प्रेशर इंक्रीजेस, तो हम लिखेंगे इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और इसका इनवर्स हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स होता है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, इसका मतलब होगा इफ सरफेस एरिया, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम डज नॉट यूज करेंगे, डज नॉट इंक्रीजेस देन सॉरी डिक्रीजेस है ये, डिक्रीजेस देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। इसके बाद लास्ट है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव में हम क्या करते हैं, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। इसके बाद देखिए लास्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो फोर्थ नंबर का क्या होगा, P मानेंगे वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, और Q मानेंगे करंट डिक्रीजेस। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा,
P implies Q। अब इसका कन्वर्स होगा Q implies P, जिसका मतलब होगा इफ Q क्या माने हैं हमने, करंट डिक्रीजेस, तो क्या होगा इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। इसके बाद इनवर्स देखिए, इनवर्स होता है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। इसका मतलब होगा वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस और Q होगा करंट डज नॉट डिक्रीजेस। तो इम्प्लाइज है तो इफ और देन यूज होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन करंट डज नॉट डिक्रीजेस। लास्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इसका मतलब होगा Q क्या है, करंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस देन प्रेशर वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का टॉपिक हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।